तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का हो या समकालीन विश्व का हम पढ़ने वाले हैं तीसरा पार्ट, जो कि हमारा अंतिम पार्ट भी कह सकते हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, रेशम मार्ग और सिल्क मार्ग। एशिया को यूरोप और अफ्रीका के विभिन्न स्थानों से जोड़ने वाला मार्ग रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट कहलाता है। इस मार्ग से पश्चिमी देशों में चीनी रेशम, चीनी पोल्ट्री, भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे देशों भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने, चांदी जैसी कीमती व धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान साथ साथ चलती थी। निश्चित ही ईसाई मशीनरी इसी सिल्क मार्ग से एशिया में आए होंगे। मुस्लिम और बौद्ध धर्म के प्रचार सिल्क मार्ग के विभिन्न शाखाओं से जुड़ा हुआ था। भोजन की यात्रा स्पेगेटी और आलू। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में आते जाते थे, तो जाने अनजाने वहाँ नई फसलों का बीज बो आते थे। आलू और स्पेगेटी की यात्रा इसी प्रकार हुई थी। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, मिर्च, टमाटर, शकरकंद जैसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका से यूरोप और एशिया में पहुंचे। क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा से पहले अमेरिका एक अज्ञात महाद्वीप था। हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों अर्थात रेड इंडियनों से हमारे पास आए। नई फसलों के आने से यूरोप की गरीबों की जिंदगी में बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया और औसत उम्र बढ़ने लगी। 1840 के दशक में आयरलैंड आलू की फसल की बीमारी के कारण खराब हो गई, तो लाखों लोग भूखमरी के दौरान मौत के शिकार बन गए। विजय, बीमारी और व्यापार। अपनी खोज से पहले लाखों साल तक अमेरिका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। 16वीं शताब्दी में अमेरिका की जमीन पर बेहिसाब खेती होने लगी। नए नए खनिज प्राप्त हुए। आज पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं को, खासतौर पर चांदी, ने यूरोप को संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले व्यापार को गति प्रदान की। लोग एल डोराडो को सोने का शहर कहने लगे, जिसकी खोज हेतु खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी में पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने विजय यात्रा शुरू की। उन्होंने अमेरिका में उपनिवेश बनाना शुरू किया। स्पेनिश सेना के पास कोई आधुनिक हथियार तो नहीं था, लेकिन चेचक जैसे कीटाणु थे, जो सैनिकों और अफसरों के साथ अमेरिका जा पहुंचे। अमेरिका के लोगों में इन बीमारियों से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, अतः चेचक बहुत घातक बीमारी साबित हुई। चेचक की बीमारी में अमेरिका के लाखों लोगों को सपेट में ले लिया, जिससे पुर्तगाली और स्पेनिश घुसपैठ का रास्ता आसान हो गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के प्रकार: एक, वस्तुओं का प्रवाह; दूसरा, श्रम का प्रवाह; व तीसरा, पूंजी का प्रवाह। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय: 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, अतः देश में भोजन की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। जमींदारों और बड़े भूस्वामियों के दबाव में ब्रिटेन की सरकार ने कॉर्न लॉ के तहत मक्का की आयात को रोक लगा दी। कॉर्न लॉ समाप्त निरस्त होने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात होने लगा। आयातित खाद्य पदार्थ सस्ते थे, जिससे ब्रिटेन के किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित नाल की कीमतों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। ब्रिटेन के विशाल भूभागों पर कृषि बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से लोग शहरों या दूसरे देशों में जाने लगे। ब्रिटेन का पेट भरने के लिए रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जमीनों को साफ कर खेती की जाने लगी और खेती वाले इलाके में बंदरगाह को जोड़ने के लिए रेल और का विकास हुआ। खेतों और बागानों में काम करने के लिए लोगों को नए इलाकों का बसाया, अर्थात श्रम का प्रवाह हुआ। नई बस्तियां और बसने लगी। इन सभी कार्यों के लिए लंदन जैसे शहरों में पूंजी का प्रवाह हुआ। 19वीं सदी में लगभग यूरोप के 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए। कृषि, श्रम और पूंजी के प्रवाह से विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। इस प्रकार से बदलाव भारत में भी देखने मिलते थे। ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के रेगिस्तानी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों को जाल बिछा दिया, ताकि निर्यात के लिए गेहूं मिल सके, कपास की खेती की जा सके। पंजाब के नहरी इलाकों को नए लोगों को बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी कहा गया। कॉर्न लॉ: ब्रिटेन की सरकार द्वारा जमींदारों और बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात को रोक लगाने वाला कानून बनाया गया, जिसे कॉर्न लॉ कहा गया।
विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीक की भूमिका। विश्व अर्थव्यवस्था में रेलवे, भाप के इंजन और टेलीग्राफ के महत्वपूर्ण योगदान थे। परिवहन के साधनों में सुधार किया गया, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जहाजों का आकार बढ़ाया गया, जिससे वस्तुओं को दूर दूर के बाजारों में कम लागत और आसानी से ले जाया जा सकता था। नई तकनीक रेफ्रिजरेटर के आने से जिंदा जानवरों की बजाय मांस का निर्यात होने लगा। रिडरपेस्ट मवेशी प्लेग। 1890 के दशक में अफ्रीका में रिडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से अफ्रीका के लाखों पशुपालकों का जीवन बदल गया। पशुओं की मौत से पशुपालक जीवन यापन के नए तरीके ढूंढने लगे। अफ्रीका के लोगों को श्रम के बाजार में धकेलने के लिए यूरोपीय लोगों ने बचे कुचे पशुओं को भी कब्जे में ले लिया। अतः यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बनाने का मौका मिल गया। भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। 19वीं सदी में भारत और चीन से लाखों मजदूर को बागानों, खदानों, सड़क और रेलवे के निर्माण में काम करवाने हेतु एक खास तरह के एग्रीमेंट अनुबंध के तहत ले जाया गया, जिसमें ये शर्त रखी थी कि वे 5 साल काम करेंगे और स्वदेश लौट सकते हैं। भारत से ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक यूपी, बिहार, एमपी और तमिलनाडु से सूखे इलाकों से कैरिबियाई द्वीप समूह, त्रिनिदाद, टोबैगो, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी और श्रीलंका ले जाया गया। 19वीं सदी की इस अनुबंध की व्यवस्था को सारे लोगों ने नई दास प्रथा के नाम दिया। उसे त्रिनिदाद में मुहर्रम के अवसर पर निकलने वाले जुलूस एक मेले के रूप में दे दिया गया। इसी मेले को इमाम हुसैन के नाम पर होसे रख दिया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोग भाग लेते थे। रास्ताफरियानवाद। जमैका का एक विद्रोही धर्म बॉब मार्ले ने प्रसिद्ध किया था। चटनी म्यूजिक। त्रिनिदाद और गुयाना में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की रचनात्मक अभिव्यक्ति। 1921 में गिरमिटिया प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा की समाप्त कर दिया गया। उपनिवेशवाद और भारत में व्यापार। औपनिवेशिक काल में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को सर्वाधिक प्रभावित हुआ। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, जिससे भारतीय वस्त्रों का निर्यात घटकर आधा रह गया। भारत में निर्मित वस्तुओं का निर्यात जिस तरीके से घटता जा रहा था, उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था। नील, कपास और अफीम के निर्यात की में वृद्धि हुई और भारतीय अफीम का निर्यात चीन को किया जाता था। बदले में चाय और अन्य पदार्थों का आयात किया जाता था। भारत के साथ ब्रिटेन तीन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसी अधिशेष से होम चार्जेस का निपटारा होता था। होम चार्जेस ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, कर्जे पर ब्याज व भारत में नौकरी कर चुके ब्रिटिश अफसरों की पेंशन आदि होम चार्जेज लग गए। दो महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 मुख्य रूप से यूरोप के मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों में लड़ा गया। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे, जबकि मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, जिसमें मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। यह सभी चीजें उद्योग की देन थी। इस युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। मृतकों और घायलों के कामकाजी लोगों की संख्या अधिक होने के कारण यूरोप में कार्यशील जनसंख्या घट गई। परिवार की आय भी गिरने लगी। मर्दों के मोर्चे पर जाने के कारण औरतों को कामकाज के लिए घर से बाहर आना पड़ता था। शक्तिशाली देशों के बीच व्यापारिक संबंध टूट गए। प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को अमेरिका का कर्जदार बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। युद्ध से पहले ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो युद्ध के बाद कर्ज में डूब गया। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत में और जापान के उद्योग विकसित हो रहे थे। अब भारतीय बाजार में ब्रिटेन के लिए पहले वाली स्थिति पाना मुश्किल हो गया था। युद्ध के खर्चे की भरपाई के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए, अर्थात ब्रिटेन अमेरिका का कर्जदार हो गया। युद्ध पूरा होने के बाद ब्रिटेन ने भारी बेरोजगारी उत्पन्न हो गई, अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे संकट में फंस गए। प्रथम विश्व युद्ध और अमेरिकी अर्थव्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में सुधार की गति बहुत तेज रही। 1920 के दशक में अमेरिका ने वृहत उत्पादन को अपनाया गया, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी से तरक्की हुई। फोर्ड कार कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने अपने डेट्रोइट स्थिति में कारखानों में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की, जिसमें कन्वेयर
बेल्ट की स्थापना की सहायता से कारों का उत्पादन तेजी से होने लगा। टी मॉडल कार वृहत उत्पादन से बनने वाली पहली कार थी। फोर्ड द्वारा अपनाई गई वृहत उत्पादन की पद्धति पूरे अमेरिका में फैलने लगी और यूरोप में भी इस पद्धति की नकल होने लगी। 1923 तक आते-आते अमेरिका के शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दुबारा करने लगा तथा वह दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट में उबारने में मदद की। अमेरिका की ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रही। 1929 तक आते-आते अमेरिका सहित पूरी दुनिया भयंकर आर्थिक संकट में फंस गई। वैश्विक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई जो 1934 तक बनी रही। महामंदी के दौरान रोजगार, व्यापार और आय के भयानक गिरावट दर्ज की गई। महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा। वैश्विक महामंदी के कारण कृषि का अति उत्पादन, अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों दिए जाने वाले कर्जे में कमी करना, अमेरिका द्वारा आयात पर सीमा शुल्क 2 गुना लगने से विश्व व्यापार की कमर टूट गई। अमेरिका बैंकिंग अर्थव्यवस्था धराशायी होना, ब्रिटिश पाउंड सहित कई देशों की मुद्रा में गिरावट आना, महामंदी के प्रभाव, अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। यूरोप में कई बड़े बैंक डूब गए और पाउंड सहित कई देशों की मुद्रा की कीमतें बुरी तरह से गिर गई। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में कृषि और कच्चे माल की कीमतें तेजी से गिरने लगी। अमेरिका द्वारा आयातों पर सीमा शुल्क बढ़ाने से विश्व व्यापार तहस नहस हो गया। महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा। मंदी की आशंका देखते हुए अमेरिका ने घरेलू कार्य देना बंद कर दिया और पुराने कर्जों की वसूली तेज कर दी। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, कर्जे तबाह हो गए और कारोबार ठप हो गए, धीमे पड़ गए तथा अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो चुकी थी। महामंदी का भारत पर प्रभाव। महामंदी के भारतीय व्यापार के बीच महामंदी ने भारतीय व्यापार को भी प्रभावित किया। 1928 से 34 के बीच भारतीय आयात और निर्यात घटकर आधे हो गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी तो भारतीय उत्पादों कीमतें भी गिरने लगी। 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें 50% तक घट गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ, विशेषकर उन काश्तकारों को जो विश्व बाजार में के लिए उत्पादन करते थे। जूट की कीमतें 60% तक घट गई। जूट का निर्यात कम होने से जूट उत्पादक किसान कर्जे में डूब गए और महामंदी के दौरान भारत सोने जैसी कीमती धातुओं का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने का निर्यात विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिली, लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। जमींदारों, शहरी मध्यम वर्ग और वेतन भोगी कर्मचारियों पर महामंदी के विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। दूसरा विश्व युद्ध भी धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच लड़ा गया। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, जापान शामिल थे, जबकि मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे। 6 वर्ष तक चला ये युद्ध, जब जल, थल और हवा असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। इस युद्ध में लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए, जो विश्व की जनसंख्या में के 3%। मृतकों और घायलों में ज्यादातर लोग ऐसे थे जो किसी मोर्चे पर नहीं लड़ रहे थे। एशिया और यूरोप के विशाल भूभाग तबाह हो गए। लगातार गोलीबारी और बमबारी से कई बड़े शहर मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध में बेहिसाब सामाजिक आर्थिक तबाही का जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम में सोवियत, रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों का उदय हुआ। दुनिया 2 गुटों में बंट गई। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थिरता लाने के लिए, पूर्ण रोजगार बनाए रखने और विदेशी व्यापार में घाटे से निपटने के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका में न्यू हैम्पशायर शहर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गई। IMF और विश्व बैंक में ब्रेटन वुड्स का जुड़वा संतान कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा गया। IMF और विश्व बैंक ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों में पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों नियंत्रण रहता
करता था। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में किसी भी फैसले वीटो कर सकता था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निश्चित विनिमय दरों को अपनाया गया, अर्थात रुपया और डॉलर एक निश्चित विनिमय दरों में बंधे हुए थे। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। एक डॉलर की कीमत 35 औंस सोने के बराबर था। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का समापन और वैश्विक की शुरुआत। 1960 के दशक में अमेरिका की विदेशी गतिविधियों को भारी लागत और डॉलर से कमजोर होने से स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई तथा अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय हुआ। 1949 में चीनी क्रांति, सोवियत संघ के बिखराव, 1991 यूरोप में साम्यवाद की समाप्ति आदि कारणों से विश्व अर्थव्यवस्था पुनः एक होने लगी और वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई। G77 ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वरूप 77 विकासशील देशों का समूह बना जिसने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की। वीटो का शाब्दिक अर्थ है मैं मना करता हूँ, अर्थात ये एक निषेधाधिकार है जिसमें एक सदस्य की असहमति से किसी भी प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है। निश्चित विनिमय दर सरकार के हस्तक्षेप से विभिन्न देशों की मुद्राओं को निश्चित विनिमय दर पर बांध लिया जाता है। ऐसी स्थिर और बंधी हुई विनिमय दर निश्चित विनिमय दर कहलाती है। अस्थिर विनिमय दर जब विभिन्न देशों की मुद्राएं बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के बढ़ती घटती रहती है, अनिश्चित या अस्थिर विनिमय दर कहा जाता है। आयात शुल्क टैरिफ दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर लगने वाला कर आयात शुल्क कहलाता है, जो सीमाओं पर, बंदरगाह पर और हवाई अड्डे पर लिया जाता है। और यह किताब भी हमारी हो चुकी है पूरी।